हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको सिंपल यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के बारे में बताया था कि यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग क्या होता है। जैसे कि ये केस है मेरे पास, केस फर्स्ट। इस केस में हम देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो VCM लिखी जाएगी, राइट। और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसकी वेलोसिटी 0 होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ VCM। और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था। और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास था VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, कि जहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी वहाँ पर यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग थी। और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में हमने ये भी देखा था कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता है, उसका रिलेटिव मोशन 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, VCM इज इक्वल टू R ओमेगा फॉर यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के लिए। बट एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के लिए हम आज देखेंगे कि जो एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है उस केस में क्या क्या हो सकता है। उस केस में VCM इज इक्वल टू R ओमेगा को सेटिस्फाई करवाने के लिए, अब देखो एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटेड का मतलब ये हो गया कि इस पे कोई ना कोई फोर्स भी लगेगी। तो लेट से इस पे एक फोर्स लग रही है F, तो इस फोर्स के कारण इसके पास एक्सेलरेशन है, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन के कारण इसके पास रोटेशनल इफेक्ट भी होगा, तो इसको अल्फ़ा लिखा जा रहा है। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी होगी। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, ये है प्योर रोलिंग की कंडीशन। और इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए, दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। और इस प्योर रोलिंग को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक और इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो है ACM इज इक्वल टू R अल्फ़ा। ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए सेकंड इक्वेशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। ACM इज इक्वल टू R अल्फ़ा, अगर सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो ही फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और हम कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है हमारे पास ये एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, दैट इज़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फ़ा, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर फ्रिक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। सो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगा, अपनी वैल्यू को डिसाइड करेगा, सो दैट कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो सके। यूँ कहें तो फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा देगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। अगर फ्रिक्शन के बस में हुआ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन से भी ना बात बनी तो फिर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा। फिर हम कहेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है या बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है ना, स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग, इस तरह की सिचुएशन अराइज होगी। अब फ्रिक्शन क्या कर सकता है, हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो वैल्यू होगा μSN लिखा जाता है, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए लेस देन होनी चाहिए μN, और n यहाँ पर क्या होगा mg, लेस देन और इक्वल टू हम लिख देते हैं इस तरह से। अगर जो फ्रिक्शन यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगा इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस, अगर उस फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू μmg रहा तो
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा और फिर ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा और हम कहेंगे एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग हो रहा है। बट अगर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन म्यू एम जी, फॉर एग्जाम्पल म्यू एम जी अगर मेरे पास 10 न्यूटन है और रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 12 न्यूटन है, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण फ्रिक्शन यहाँ पर पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवेलेबल कितना है, अवेलेबल मैक्सिमम वैल्यू है 10 और चाहिए 12 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। सो इसीलिए उस सिचुएशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। सो हम कहेंगे एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन रहेगा, यहाँ पर रोल रहेगा। हम आने वाले लेक्चर्स में भी सीखेंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी और किस तरह से उसकी कैलकुलेशंस देखी जाएंगी। एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब बॉडी रोल कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगा और हमें पता है जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होता है, राइट। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लिख देते हैं म्यू एम जी, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करेगा क्या एक्चुअली, अगर हम देखते हैं तो हमें पता है फ्रिक्शन करता क्या है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब यहाँ पर एक फोर्स लगा और इस फोर्स के कारण ये जो बॉडी है रोल करना शुरू करेगा तो ये जो पॉइंट है ये पीछे की तरफ जाएगा, राइट। रोल करने के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण ये जो पॉइंट है पीछे की तरफ जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पॉइंट को रोकने की कोशिश करेगा। फिर आप देखोगे जब ये रोल करेगा बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में, सो देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। सो इस रिलेटिव मोशन को अवॉइड करवाने के लिए फ्रिक्शन अपना काम करेगा, फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। सो जब ये बॉडी इस तरह से रोल करेगा, इस तरह से रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड जाने की। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करने के लिए अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा। सो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। और फ्रिक्शन कितनी वैल्यू मैक्सिमम लगा सकता है, कितना दम लगा सकता है इस मोशन को रोकने के लिए, इस रिलेटिव मोशन को अवॉइड करवाने के लिए। सो द मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एम जी, इतना वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है फ्रिक्शन का। अगर इस वैल्यू के अंदर फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन को रोक दिया, यहाँ पर रिलेटिव मोशन को रोकने का मतलब क्या है कि ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना, क्योंकि हम जान चुके हैं यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में इस पॉइंट को रेस्ट पे रखना बड़ा ज़रूरी है, तभी यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हो पाएगा। व्हेन दिस पॉइंट मस्ट बी एट रेस्ट, और रेस्ट पे कब रहेगा, व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये रेस्ट पर है। तो रिलेटिव मोशन यहाँ पर तो हमने कहा कि रिलेटिव मोशन हो रहा है इस फोर्स के कारण, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी टेंडेंसी है कि वो भी पीछे की तरफ खिसकेगा। तो फ्रिक्शन इसको अवॉइड करवाएगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। सो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लेम करेगा कि मेरी डायरेक्शन फॉरवर्ड है और मैं इस रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा हूँ, सो दैट कि यहाँ पर v इजिकल टू आर ओमेगा की इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। इस तरह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस सिचुएशन में कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हम बना सकते हैं डायग्राम और लिख भी सकते हैं कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, या फिर हम कहें कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स लगे, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में होगी। फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन।
और आपको पता है इस तरह से अल्फ़ा होगा और ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ऐसी सिचुएशन में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगाएगा इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब कभी हमें रोटेशनल इफेक्ट की इक्वेशंस लिखनी होंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F मल्टीप्लाई R दैट इज़ द टॉर्क, नेट टॉर्क अगर मुझे लिखना हो इस सिचुएशन से तो एफ आर माइनस फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय रेडियस, इस तरह से लिखा जाएगा नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क किसके बराबर होता है, नेट टॉर्क होता है आई अल्फ़ा, राइट। सो आई अल्फ़ा, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, एंड अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, हम एज्यूम करेंगे अगर प्योर रोलिंग है तो अल्फ़ा को लिखा जाएगा एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। सो ये रोटेशनल इफेक्ट की जो इक्वेशन होगी एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई टाइम्स ए अपॉन आर, इस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है। अब ऐसा लिखने से बहुत सारी टर्म्स यहाँ पर बन जाएंगी, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ कि ये सॉलिड स्फीयर है, सो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए अपॉन आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 एम ए। सो कुछ ऐसा इक्वेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन या इस तरह की अप्रोच आपको देखने को मिलेगी कि ये है इसका रोटेशनल इफेक्ट, इसका रोटेशनल इक्वेशन होगा जो कि इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन देखता हूं मैं, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन में भी आप देखोगे कि फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था और एक्सटर्नल फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी रिटन एज F plus F is equal to mass time acceleration. So we can write this as first equation, we can write this as second equation. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो फ्रिक्शन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप इनको ऐड करते हो फर्स्ट और सेकंड टर्म को, सो फ्रिक्शन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। वी हैव 2F इज इक्वल टू 7/5 मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से आपके सामने एक और इक्वेशन आता है, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज द थर्ड इक्वेशन। और क्या हमारे पास हो सकता है, हम उसको भी एनालाइज करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है। So for accelerated pure rolling, for pure rolling condition, प्योर रोलिंग की कंडीशन में आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आर अल्फ़ा लिखा जाएगा, राइट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। सो ये वाली इक्वेशन भी हम ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर सकते हैं। प्योर रोलिंग ये एक्चुअली सेटिस्फाई करवाएगा एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग को। सो ये सारी सिचुएशंस जो होंगी आपके सामने, बहुत सारे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। जब ये इक्वेशंस आपके सामने आएंगी, आपको हमेशा ही क्वेश्चन को शुरू करना है, आपको ये वाला इक्वेशन लिखना है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, हर न्यूमेरिकल में ही काम आएगा, और फिर आपको ये वाला इक्वेशन लिखना आना चाहिए। और मोस्टली आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे हमें यहाँ पर इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स देखने को मिल रही हैं। करेक्ट हो गया।
और अगर आप कुछ करना चाहें, आप इस एम ए को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं थर्ड इक्वेशन से आपको सिखाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप लिख सकते हैं 10F/7 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब इस मास इंटू एक्सेलरेशन वाली टर्म को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाइए। मास इंटू एक्सेलरेशन वाली टर्म को यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे जब, तो आपको दिखेगा कि F माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 और मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह आप लिख सकते हैं 10/7F। देखते हैं क्या बनता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये टर्म्स कुछ कैंसिल हो जाएंगी। सो आपके पास आएगा F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4/7 एंड एक्सटर्नल फोर्स F। एक्सटर्नल फोर्स F वाली टर्म्स को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये आ जाएगा F माइनस 4/7 एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। इनको सॉल्व करने पे 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3/7 एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो इस तरह से ये एक थर्ड अप्रोच हो गया कि जहाँ पर हमने एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकाली है। सो दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन रिलेट करती है एक्सटर्नल फोर्स को और फ्रिक्शन को, बट हम सबको पता है कि जो फ्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू एम जी से, करेक्ट। सो इसका मतलब 3/7 जो होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 3/7 जो होगा, 3/7F विच इज़ फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। सो यहाँ से जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा उसका टर्म, उसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, दैट इज़ 7/3 म्यू एम जी। सो ये जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस तरह पे होते हैं कि आपको एक्सटर्नल फोर्स का कैलकुलेशन करना रहता है कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सो दैट द बॉडी इज़ अंडर प्योर रोलिंग। सो आप कह सकते हैं दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर इतनी फोर्स लगे तो बॉडी, या इससे कम लगे तो बॉडी प्योर रोलिंग मोशन फॉलो करेगा। अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा बॉडी पे, तो बॉडी प्योर रोलिंग मोशन फॉलो नहीं करेगा। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं बॉडी का मास गिवन होना चाहिए और जो सरफेस, जिस सरफेस पे रखा गया है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में आप लिखिएगा। तो देखो हमने क्या देखा, हमने एक रोटेशनल इफेक्ट का कैलकुलेशन किया है, फिर हमने एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट का कैलकुलेशन किया है, और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट इक्वेशन ड्राइव की विद द हेल्प ऑफ दिस सिचुएशन, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करके एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिफाइन की है। फिर फ्रिक्शन का बड़ा ही अच्छा हेल्प लिया है यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से। सो इस तरह से बेटा हम सीख सकते हैं कि दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्वायर्ड फोर्स, और इससे कम होगा तो बॉडी विल अंडरगो प्योर रोलिंग। सो वी कैन राइट दिस इज़ द maximum external force under which the body follow rolling motion. Rolling motion. So this is a very important concept, ये हमें आना ही चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर
कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, उन स्टैंडर्ड केसेस को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ अंडर प्योर रोलिंग। चलो इसको मैं सॉलिड बनाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है अंडर सम सिचुएशन और ये इसका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये इसका प्लेटफॉर्म है, राइट, ग्राउंड है, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है टॉप मोस्ट पोजिशन पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है इसका, और ये अल्फ़ा है, राइट। सो यहाँ पर मैं केस 1 का अगर डिस्कशन करूँ इसमें, सो केस नंबर 1 में कहता हूँ कि अगर जो एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू आर अल्फ़ा है, अगर ये है हमारा सिचुएशन, केस नंबर 1 ये है, तो इसका मतलब प्योर रोलिंग होगा, प्योर रोलिंग विल टेक प्लेस, राइट, प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस। तो प्योर रोलिंग होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दैट इज देयरफॉर फ्रिक्शन क्या होगा इस सिचुएशन में, 0 होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब V इज इक्वल टू आर ओमेगा वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सो वहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, करेक्ट। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं, जो सेकंड केस हो सकता है वो कैसा हो सकता है। केस नंबर सेकंड होगा, केस नंबर सेकंड ऐसा हो सकता है कि अगर जो A है, जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, वो लेस देन आर अल्फ़ा हो जाए। अगर ये सिचुएशन बैठता है, एक्सेलरेशन कम है देखो, तो हमें प्योर रोलिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फ़ा चाहिए ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी उस फोर्स के कारण तो एक्सेलरेशन A था जो कि कम पड़ गया है, तो हमें एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन हेल्प करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। और फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स के अलोंग अपने आप को डायरेक्ट कर देगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन भी यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सो दैट अब दोनों फोर्सेस मिलके एक्सेलरेशन लगाएंगे बॉडी पे और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा हो सके। ऐसी फ्रिक्शन क्या करेगा, कोशिश करेगा, क्या करेगा, कोशिश करेगा, राइट। सो बट इस सिचुएशन में प्योर रोलिंग नहीं होगा। जब प्योर रोलिंग नहीं होगा तो हमें फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा। प्योर रोलिंग बनाने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। So friction will act in the forward direction to increase the acceleration, to support the forward motion. So friction will act in the forward direction. So ये आपको लिखना चाहिए और लिख के आपको याद भी रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में friction will act in the forward direction, इस तरह से फ्रिक्शन एक्ट करेगा, राइट। सो थर्ड सिचुएशन अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर इसके अपोजिट सिचुएशन बैठता है कि एक्सेलरेशन बड़ा है तो फिर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो केस थर्ड अब आसान हो जाएगा अगर आपको केस सेकंड समझ आ गया है कि इफ़ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन आर अल्फ़ा, अगर ये सिचुएशन है आपके पास ये वाला, अब क्या है कि फिर से प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है। सो प्योर रोलिंग कब होगा, जब यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आएगा। इक्वल्स टू का साइन के लिए हमें एक्सेलरेशन को कम करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रही है। ये जो फोर्स एक्ट हो रही थी, एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट हो रही थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी और इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के कारण क्या था, एक्सेलरेशन था। और ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन इज़ ग्रेटर देन आर अल्फ़ा है। इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है।
तो एक्सेलरेशन को कम करने के लिए फ्रिक्शन अब क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सो दैट कि प्योर रोलिंग हो सके। फ्रिक्शन देखो कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन लगता ही रहेगा और प्योर रोलिंग बना के ही छोड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन इज, कि फ्रिक्शन की कितनी ज़रूरत है। यहाँ पर 100 न्यूटन की ज़रूरत है, बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अगर हमारे पास 40 न्यूटन ही है तो फ्रिक्शन 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर नहीं लगा सकेगा और प्योर रोलिंग नहीं होगा। इसलिए हमें ये फ्रिक्शन को बड़े अच्छे से समझना होगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो पहले आपने सीख ली कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सो दैट कि ये एक्सेलरेशन क्या हो सके, थोड़ा सा कम हो सके। अब फ्रिक्शन के लगने के बावजूद ये प्योर रोलिंग में आएगा कि नहीं आएगा, ये अगेन डिपेंड करेगा इस बात पे कि कितनी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है, जिसको हम प्यार से म्यू एम जी लिखते हैं, वो मैं कहता हूँ 40 न्यूटन है, और इस फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है 100 न्यूटन टू मेक दिस बॉडी इनटू प्योर रोलिंग। सो 100 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 40 न्यूटन है, सो ऐसा पॉसिबल फ्रिक्शन नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन ने अपनी कोशिश की बट वो सक्सेसफुल नहीं हो सका बॉडी को प्योर रोलिंग लाने में। हाँ, अगर म्यू एम जी का वैल्यू 200 न्यूटन है बट इसको जो चाहिए वो 100 न्यूटन चाहिए, सो ये पॉसिबल है, राइट। सो फ्रिक्शन 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में कन्वर्ट कर सकता है। ये छोटी सी डिस्कशन आपको बड़े अच्छे से समझ आनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रोलिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और डिस्कशन करूँगा इस पे, जो फ्रिक्शन के बारे में और चर्चा करेंगे, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स का आप डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने थ्योरी को टच किया है सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि किस तरह से फ्रिक्शन को आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं तो प्लीज़ मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताते रहिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस तरह का चाहिए, किस लेवल का न्यूमेरिकल चाहिए, किस टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।